आप सभी का उत्तराखंड जो स्पेशल पेपर है सिक्स्थ उसके मॉडल आंसर में स्वागत है। आप सभी आई होप कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा। इसका जो पार्ट ए है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर पार्ट बी पार्ट सी पूरा 25 के 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज का किसको इशू आता है वो भी एक बार थोड़ा समझना, मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। ठीक। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर 3 साढ़े 3 घंटे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉपरली इन्वेस्ट करना, पूरे तरीके से देखना। अगर आप इसको आधे अधूरे मन से या फिर बस लेट के देखोगे तभी भी आपका कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट है। ठीक है, तो लेट के नहीं देखना है, बैठ के देखना है। दूसरी चीज़, आप सिर्फ आपने इसके क्वेश्चन देखे और फिर ये आंसर की वीडियो अगर आप देख रहे हो तब भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप उससे लर्निंग कितनी लोगे, बस आपके दिमाग में छोटा मोटा कुछ कंटेंट चला जाएगा, वो आपको पास करने लायक सफिशिएंट नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने के बाद फिर आंसर इसके तब देखने हैं। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद देखना है, तब आप इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ठीक। जो इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम को, वो क्या है कि जिन्होंने पहले आराम से क्वेश्चन लिखे, अब उसके आंसर देखेंगे, इसमें से कुछ रिलीवेंट फैक्ट डेटा निकाल पाएंगे वो। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट कब मानी जाएगी, जब आपके पास कुछ अच्छा डेटा है, आप उसको भुला के अगर इसमें से कुछ उठा रहे हो, तब आपका वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको क्या करना है, आपने कुछ अच्छा पहले से ही लिखा हुआ है, आपके पास अच्छा डेटा है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पॉवर्टी पे, स्किल पे, इन सब पे, तो आप लोग फालतू में इसमें से कुछ मत उठाना। जो डेटा है उसी पे स्टिक रहो, उसी को अपने चारों पाँच छः सात जितने पेपर है सब में यूज़ करना, क्योंकि एक एग्जामिनर एक ही कॉपी चेक करता है। ठीक है, वो जो 20-25 क्वेश्चन आपके वो चेक करेगा। अब वो ये तो चेक करने वाला नहीं ना कि GS1 भी वही चेक कर रहा है, 2 भी 3 भी 4 भी, तब तो वो लगेगा उसे कि यार इसने डेटा एक ही डेटा है उसी को बार बार यूज़ किया है। तो आपने अपना डेटा एकदम आलू की तरह सेलेक्ट करना है कि उसको आप मल्टीपल टाइम अलग अलग जगह यूज़ कर पाओ, तभी तो आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको वो देखना है। दूसरी चीज़, अगर आपका डेटा थोड़ा बहुत वीक है या पॉइंट वीक है तो इसमें से ऐड ऑन करना, और डेटा वीक है तो इसमें से उसको रट लेना, याद कर लेना, लर्न करना, और अपने पुराने वाले को दिमाग से निकाल देना। ठीक, तब आपका ये इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। ठीक, तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। शॉर्ट नोट लिखना है सिटकुल पे, स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो आपने क्या आइडियली आपने क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले सिटकुल की इंट्रोडक्शन, ये आपका पेज है, 50 वर्ड्स में लिखना। कितना लिख लोगे, इंट्रो लिखो यहाँ पे। ठीक है, इंट्रो में क्या क्या होना चाहिए कि भाई सिटकुल क्या है, कब बना, और इसका एम क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ इस लाइन में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है। ये उत्तराखंड सरकार का एक उद्यम है। ठीक है, ये उद्योगों के विकास को, राज्य में अधिक औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ठीक है, मीन्स प्रमोशन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन्वेस्टमेंट का, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में। ठीक, आप इसको लिख सकते हो कैसे, आपने इसका ईयर वाइज लिख दिया कि ये इस ईयर में फॉर्म हुआ 2002 में, और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक उद्यम जो बॉडी है वो है। इसका एम क्या है, एम यहाँ पे लिखो, 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पॉइंट्स है, वन वन लाइन में लिखना। और इधर आपने क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ये लगभग आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, ऐसे मान के चलना लगभग उत्तराखंड है। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना कि देहरादून में IT पार्क, इधर हरिद्वार में है ना अपना, इधर ये रुद्रपुर में है, सितारगंज में है, कोटद्वार में भी है, काशीपुर में भी है। बस यहाँ नाम लिखते चलना, इसमें नाम दिए हुए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, तो देहरादून में IT पार्क, यहाँ पे देहरादून ऐसे लिख देना। सॉरी, आई होप मैंने स्पेस कम लिया है, आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो सही तरीके से। मेन है मोटा मोटो आपको बताने का। ठीक है, तो आप समझ गए, ये इसका एम विजन वगैरह है। देखिए सिंपल सा है, आप ये जो पॉइंट है इसके कि विकास राज्य में औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देना, तो ये आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इससे इन्वेस्टमेंट आती है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। बनाया क्यों, अब देखो उत्तराखंड आज़ाद हुआ, आज़ाद मीन्स सॉरी अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ 2000 में, तो यूपी से टच करता था, दिल्ली के पास है तो NCR रीजन में ही लगभग उसी क्षेत्र में आता है। तो इस रीजन को डेवलप करना, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना,
जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे रोजगार भी बने, ताकि जो माइग्रेशन है वो रुके। तो ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ये सब एक पॉइंट समझ लेना, उससे फिर कैसे उसको एक्सप्लेन करना है आप आई होप जानते हैं। ठीक, अब आते हैं, डिस्क्राइब करना है टेरेस फार्मिंग। टेरेस, ये जो सीढ़ी नुमा है ना, ये सब, तो ये पहाड़ों पे होती है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए तैयार रहना। सीधा इंट्रोडक्शन देना है। सपोज ये आपके पास पेपर है, अगेन वही इंट्रो आपने दिया, छोटा सा इंट्रो कि टेरेस फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेयर स्लोप्ड लैंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और टेरेस। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके बाद हिंदी में नहीं है क्या? चलिए हिंदी में भी इसके बारे में भी सोचते हैं, इसके पॉइंट्स वगैरह इसमें है वैसे। टेरेस फार्मिंग, ठीक है, आप यहाँ से इसको हिंदी में लिख लेना। ठीक, आपने हिंदी में यहाँ से इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद इसके फायदे, 3-4 फायदे लिख देना, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है कि इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है भाई, सोयल इरोजन कम होगा। ठीक, यहाँ पे जो वाटर कंजर्वेशन है वो फिजिबल हो पाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्शन होता है ठीक ठाक। ठीक, इधर क्या करना, आप एक डायग्राम ड्रॉ करना ऐसे, 1 सेकेंड, उसको बॉक्स में जरूर डालना, जैसे ये आपने ड्रॉ किया। ठीक, तो इसमें आप कुछ ऐसे कर सकते हैं दिखाने के लिए, जिससे एक आइडिया लग पाए एग्जामिनर को ये क्या है। इधर इसको लेवल कर देना, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग। ठीक, तो ये आपका एक होलिस्टिक कवर हो जाएगा। जितने मार्क्स किसी को भी टॉपर को मैक्सिमम मिलेंगे, लगभग आपको उतने मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलने वाले। ठीक, इसमें कुछ भी चीज आपकी नहीं छूटी है। ठीक, तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भावर और तराई के ऊपर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। डिस्क्राइब करना है भावर एंड तराई बेल्ट ऑफ उत्तराखंड, डिस्क्राइब करना है। ठीक, अब अगेन वही आपको आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट ये ज़रूर इंक्लूड करने हैं। क्यों? अभी आपको टाइम का इशू आ रहा है, बहुत बच्चों की कंप्लेन है, कंप्लेन क्या चैलेंज है। ठीक है, मेरी वजह से तो आ नहीं रहा उसमें टाइम। अब ये सपोज आपका पेपर है, ठीक है, आप यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने सपोज यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बड़ा सा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्रिस्पली पॉइंट लिख दिए, तो देखने में भी अच्छा लगा, आपका टाइम भी बचा और स्पेस ज़्यादा उसने ऑक्यूपाई किया, ताकि एग्जामिनर को नहीं लगे कि इसको नहीं आता। ठीक, भावर और तराई के बारे में बताना है, तो पहले उत्तराखंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भावर और तराई का रीजन होता क्या है। ये अपना वही अगेन पेपर इंट्रो। भावर ये हिमालय की तलहटी में स्थित है। भावर बेल्ट गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है, जो अर्ध सूखा और उथला होता है। इतना लिखा। ठीक है, इसमें नदी की घनी रेत कंकड़ के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु भी अर्ध शुष्क मीन सेमी सेमी एरिड होती है ना, हाँ सेमी एरिड होती है। ठीक, तराई का आप यहाँ से लिख देना एज इट इज। ठीक, तो पहली चीज तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। फिर भी आपको इसमें टाइम ज़्यादा आ रहा हो लिखने में, तो आप ना क्या करना, इसमें से बस ये 2 लाइन लिखना, यहाँ से भी 2 लाइन लिखना, और तीसरा काम करना, आप एक डायग्राम ड्रॉ कर देना, ये लगभग ऐसे उत्तराखंड का, ये बनाना सीख लो आप। ठीक है, और यहाँ कुछ मार्किंग कर देना ऐसे कि ये तराई का है, तराई रीजन, ये भावर का रीजन, ऐसे मोटा मोटा लिख देना, क्योंकि रफली होता है ये, एक्यूरेट इसमें कुछ नहीं होता, आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन जीडीपी क्या होता है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन जीडीपी के बारे में बता भी देता हूँ। जीडीपी क्या होता है, इससे पहले जीडीपी, आपने एक साल में जो भी पूरे देश में प्रोड्यूस किया, ये इंडिया है, आपने इंडिया में जो भी बनाया, ठीक, जो भी प्रोडक्शन हुआ, सपोज आपका प्रोडक्शन 100 हुआ, तो 100 आपका जीडीपी है। ठीक, अब क्या होगा, अगले साल आप इस 100 को 110 कर देते हो, मीन्स अगले साल आपने 10% की ग्रोथ दर्ज की, तो आपका भाई जीडीपी 10% बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन इसमें क्या है, ग्रीन जीडीपी में क्या है कि भाई हमारा 10% ग्रोथ रेट हुआ। ठीक है,
लेकिन जो भी ग्रोथ रेट हुआ वो कैसे हुआ कि मैंने इंडस्ट्री लगाई हुई थी, उससे कुछ पोल्यूशन हुआ, कुछ एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ, जो प्लांट्स थे, जो फॉरेस्ट थे वो सब कटे, तो उससे क्या हुआ, उससे भी तो कुछ लॉस हुआ आपको। तो सपोज वो लॉस हुआ लगभग 3% का, वैल्यू काउंट किया आपने कितने परसेंट, 3% का हुआ, तो 10 में से 3 जाएंगे, बचेंगे कितना, 7। तो आपका जो एक्चुअल ग्रीन जीडीपी है, सॉरी ग्रीन जीडीपी, वो इतना है, 7% से वृद्धि कर रहा है, इतना जीडीपी है, ठीक। तो ऐसे ये इसका कंसेप्ट है। अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे, आपको अगर लिखने के लिए आए तो आप इसको, इस एग्जाम्पल को लिख भी सकते हैं, ठीक। डेफिनेशन ये है, ग्रीन जीडीपी एक आर्थिक संकेतक है जो पारंपरिक जीडीपी के साथ साथ पर्यावरण लागतों की क्षति को भी ध्यान में रखता है। अब इसका एम आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय स्वास्थ्य। तो आपने क्या करना है, इंट्रो दिया, एक एग्जाम्पल देना, और एनवायरनमेंट, ठीक है, और इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमी, इसका जो इंटरसेक्शन है यही है ग्रीन जीडीपी। बात खत्म हो गई, डायग्राम आपका इसमें भी आ गया। तो आपने ऐसे चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा हो तो फिर मैं इधर बनाऊं, 1 सेकेंड। देखिए, आप देखना कि विजुअली भी ये कितना सही लगता है, देखने में कितना सही लगता है। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया 2-3 लाइन का, फिर आपने एक एग्जाम्पल देना है, ये भी 2-3 लाइन में जाएगा, और एक डायग्राम ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, ठीक। ये आपका जीडीपी, या सॉरी इकोनॉमी, यहाँ पे इकोलॉजी, इसका इंटरसेक्शन ग्रीन जीडीपी। उत्तराखंड ने इस अवधारणा को माना है। आप इसको जूम करके देख लेना एक बार। इसके लिए इंडेक्स भी लॉन्च की है, जीईपी इंडेक्स। चाहे तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपका काम हो जाए, ठीक। देखिए इसमें लिखा है ना, इस इंडेक्स के आकलन से इकोलॉजी एंड इकोनॉमी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। यही अपना क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड। अब कहीं भी इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ ले तो भाई रोड ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है, तो कुछ चैलेंजेस हैं, उन्हीं को ओवरकम करने के लिए इसका रोल है। देखिए, उत्तराखंड में सड़क परिवहन एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और यह राज्य की सामाजिक आर्थिक संरचना में कई तरह से योगदान करता है। अब ये पॉइंट आपको मैं नहीं बता रहा क्या है, ठीक है, अब इसको छोड़ो, आप खुद सोचो भाई क्या काम करता होगा ये। भाई इकोनॉमी में कुछ हेल्प करता है, करता है नहीं। दूसरी चीज़, अब अच्छी रोड है, ट्रांसपोर्ट है, तभी तो आप वहाँ जा सकते हो, तो टूरिज्म भी वहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि ये सब है, ठीक। प्लस वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी तो सुविधा है कि वो पहाड़ से नीचे आ सकते हैं, नीचे से पहाड़ पे जा सकते हैं, तो वहाँ के लोकल के लिए कुछ फ़ायदा है, ठीक। चौथी चीज़, भाई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई आपदा आ जाती है तो उसके बचाव के लिए भी तो आपको जल्दी से वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तो उसमें भी ये डिजास्टर में भी हेल्प करता है। तो एक जनरलाइज पॉइंट है, आप इसमें से निकाल लो। देखिए, आर्थिक विकास में ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ से देख लेना। अब इनके एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं कि टूरिज्म में कैसे, कि देहरादून, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार तक पहुंचने में सहायता करती है। तो इससे क्या हुआ, आप एक्चुअली जो पॉइंट लिख रहे हो अब स्पेसिफिक टू उत्तराखंड हो गए, वरना ये जनरलाइज्ड पॉइंट है सारे। एग्जाम्पल इसको स्पेसिफिक टू उत्तराखंड बनाएंगे, ठीक। समाज में भी कि भाई लिख दो कि जो पहाड़ी लोग हैं, अब यहाँ नाम लिख देना कि रुद्रप्रयाग, ये सब यहाँ पर डिजास्टर वगैरह आता है, ठीक है, या फिर ऊपर से लोगों को नीचे आना है, कुछ परचेज करने ही आना है, पढ़ने के लिए आना है, बाहर जाने के लिए आना है, तो भी हेल्पफुल तो है ना रोड, क्योंकि ट्रेन वहां जा नहीं सकती भाई, एरोप्लेन वहां इतने कहाँ है एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर से भाई इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई, तो फिर इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट पहाड़ में कहीं भी किसी भी पहाड़ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। आपदा प्रबंधन का ये एग्जाम्पल है। आपका काम पार्ट ए का खत्म होता है यहीं पे। अब चलते हैं अपने पार्ट वी पे, ठीक है। पहला नहीं, इसमें जो छठा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मिनरल रिसोर्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में आपने डिस्कस करना है, और उनका सिग्निफिकेंस इन उत्तराखंड इकोनॉमी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी आप समझ लोगे यार, दोनों को आपने, दोनों मीडियम वाले इस चीज़ को दिमाग पे रखो। इंग्लिश वालों को आपको हिंदी का भी अटेम्प्ट करना है, और जो हिंदी वाले हैं आपको ट्रांसलेशन आएगी तो आपको इंग्लिश का भी करना है। तो एक पर्दा मत करो दोनों, आपने वो दोनों अटेम्प्ट करने ही, लैंग्वेज पेपर में भी तो स्कोर करना है आपने। तो ज़्यादा इतना ऐसे मत करो कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो हिंदी नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी,
और जो हिंदी मीडियम के कि इंग्लिश तो मतलब देखनी ही नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको काम आती है, ठीक है, लैंग्वेज है, पढ़नी चाहिए आपको। तो रिसोर्स के बारे में है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन करना कैसे है, पहली चीज मैं बताऊं आपको, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है इसमें। तो आप ऐसा मत सोचना कि ऐसी रैंडम कुछ भी बना दिया गया है, सोच समझ के मैंने इसमें पॉइंट इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन आपने देना है, इसके देखिए दो पार्ट है। आपने इंट्रोडक्शन तो देना है, एक पार्ट में बताने हैं कि आपके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, दूसरा जो इनका इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस है। तो आपने हेडिंग ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। इस पेज पे तो आपका ये आ गया, दूसरे पे जो इसका योगदान है इकोनॉमी में, ठीक है। छोटा मोटा कंक्लूजन कर देना क्योंकि 8 नंबर का है, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा आपका। वैसे कर देना एक लाइन में, कुछ नहीं जा रहा। अब आते हैं इधर, जो अपना, चलिए इसको ग्रीन से करते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना। आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दो तरीके हैं। पहला, आपके पास अगर डेटा है कि उत्तराखंड के पास इतने परसेंट रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, और इतने परसेंट एरिया है, बिल्कुल सही है, दो लाइन में आपका हो जाएगा, आप उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक। आपको डेटा याद नहीं होता है भी नहीं, तो आपने क्या करना है, देखिए उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है, ठीक है, जो यंग टर्शरी रॉक से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्स है उसमें जो सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं उनकी बहुतायत, मीन्स क्या बोलेंगे उसको, मेजोरिटी में वही है, आप समझ गए होंगे। तो पहले आप एक बड़ा कंटेक्स्ट खींचना, हिमालयन स्टेट, उसके बाद किससे बना हुआ है, इसी वजह से वहां पे ये रिसोर्सेज हैं, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, ठीक है, मार्बल, सैंड, बालू वगैरह। तो आप इस चीज को खुद सोच के देखो, बस ऐसे पढ़ो मत, पढ़ना भी कैसे, इसको सोचो कि भाई उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपके दिमाग में क्या आता है, हिमालयन स्टेट, हिमालयन स्टेट के बाद वो किन चीजों से बना है, इसी वजह से वहां पे ये मिनरल्स हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन में उसको एकदम क्लियर कर दिया कि ये मिनरल्स यहाँ पे क्यों हैं, तो हिमालय की वजह से है, वो इस वजह से, जिस वजह से बना हुआ है, जिन रॉक से बना हुआ है उस वजह से है। अब आपने मिनरल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ही सोच के चलना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दो तीन, तीन भी आपके काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिका लिख देना, लाइमस्टोन चूना पत्थर, ठीक है, मार्बल जो भी आपको याद रह जाए, सैंड, बालू, जो भी याद रहे, ये तो माइनर मिनरल्स में होगा, फिर भी लिख देना। यहाँ पे आपने क्या, अब देखिए आपको आता है ना कि टाइम का इशू आ रहा है, एक एक लाइन में लिखना है इसको, बस ज्यादा नहीं। बस इधर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ये उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पे लाइमस्टोन मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करूँ, नहीं, ये बड़े मैप में आप देखोगे तो ये है अपना लाइमस्टोन, ठीक। जो पिथौरागढ़ वाली साइड है, इधर ये कॉपर वगैरह मिलता है, झिरोली वगैरह काफी फेमस है। तो आपने ये ऐसे मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक। और आप जिप्सम वगैरह ऐसे हल्का हल्का पॉइंट लगा देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तराई का रीजन है तो बालू वगैरह हो गया। तो एक बेसिक से समझना है कि इधर कॉपर, इधर लाइमस्टोन, ये दो मेजर हो गए। यहाँ बालू है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना कि ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह सब, ठीक है। ये हुआ आपका काम। लैंग्वेज यहाँ से लिख लेना, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये इसको मैं और बड़ा करूँ आराम से, इसको आप जूम करोगे ना तो ये वैसा नहीं है, फोटो नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। ज़्यादा स्पेस ना ले, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा कंप्रेस करके यूज़ किया है। अब इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए लिखने के लिए यहाँ पे 10 पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ इकोनॉमी में, लेकिन उसका फायदा क्या है, आपको एकदम काम के 3-4 पॉइंट लिखे, काम हो जाएगा। पहला, आप देखो मत कि क्या योगदान है, आप सोचो पहले, वीडियो यहीं पे पोस्ट करो, सोचो कि ये मिनरल्स मिल रहे हैं तो इससे क्या फायदा होगा। आप अभी दिमाग पे जोर देना, इस दिमाग को दौड़ाना सीखो, सोचना सीखो, इसको परेशान करो थोड़ा सा। जैसे ही आप करोगे 1-2-3 मिनट की एक्सरसाइज, 4 मिनट की, 5 मिनट की, फिर दिमाग भी थक जाएगा, बोलेगा यार चल निकाल के दे दे इसको जो चाहिए, वो सोच के देगा आपको। आपको थोड़ा सा पेशेंटली इसको देखना है। पहला क्या होगा भाई, यहाँ पे मिनरल्स निकल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ जो उद्योग लगेंगे वो इसी मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री लगेंगी यहाँ पे, ये उद्योग भी तो लग जाएंगे यहाँ पे, इसी वजह से भाई रॉ मटेरियल है, इसी को हम यूज कर लेंगे इंडस्ट्री में, यहाँ से प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक। दूसरा, अब आपका, ये मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ, आप अपने हिसाब से लिखना, ठीक। आपकी डिमांड उत्तराखंड की इतनी है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मिनरल्स का इतना है, तो डिमांड तो इतनी थी, फालतू हो गया ना प्रोडक्शन ये वाला, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रुपया गेन कर सकते हैं, वैलिड पॉइंट है। चलिए 2 पॉइंट हो गए, सॉरी, एक्सपोर्ट,
तीसरा पॉइंट कि भाई इन सबसे जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। चौथा पॉइंट, जो क्षेत्र है किसी भी क्षेत्र में कहीं तो लगेगा ना। यहाँ पे सपोज कॉपर मिल रहा है, तो कॉपर का आप यहाँ पे कुछ लगाते हो प्लांट वगैरह, तो इस क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में मिला, ऐसा नहीं कि शहर में मिलेगा, शहर में मिनरल्स मिलेगा ये पता थोड़ी है। गांव में मिला तो उस गांव का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय, सही है, सही लिखा है, हिंदी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट होता है। अब आप कंक्लूड कर देंगे, आपका आंसर पूरा हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। कि बहुत सारे एफर्ट के बाद भी उत्तराखंड में हेल्थ अभी भी एक क्रिटिकल इशू बना हुआ है। आपको इसके मेजर लिखने हैं, ठीक है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपली सोचना बताता हूँ कि आपने किसी भी टॉपिक को सोच के लिखना कैसे है। अब अगर उत्तराखंड में हेल्थ है, कहीं भी है, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, टैकल करोगे, ठीक है। ये मैं आपको जनरली इसलिए भी बताता हूँ ताकि आपको कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो नहीं आता हो, तो आप उसको भी कैसे मैनेज करोगे। अब हेल्थ का इशू आपने देखना है उत्तराखंड में, इंडिया में भी, तो स्टेक होल्डर कौन है मेन, बताइए मुझे। जो लोग हैं, पहले तो वही है भाई, यही बीमार होंगे, इन्हीं की समस्या है। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है, सरकार, भाई प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तीसरा स्टेक होल्डर कौन है, इसको आप सोच के बताइए। सोच लिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये है अपने डॉक्टर, यही तो आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब आपको समस्या लिखनी है, 2 पॉइंट यहाँ से लिखो, 2 यहाँ से लिखो, 2 सरकार से लिख दो। अब कभी कभी आपको अगर यहाँ से 2 सोचने में नहीं आए तो यहाँ से 1 लिखो, यहाँ से 3 लिख लो, 4 लिख लो, ठीक है। डॉक्टर का भी 2 नहीं आए समझ के में, तो 1 लिख लो, कोई इशू नहीं। आए तो 2 लिख लो, चाहे 3 लिख लो, तो आपके 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट बन गए, ठीक। अब आप खुद सोचो लोगों की क्या प्रॉब्लम होगी। भाई लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते होंगे, पहले मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, फिर डेटा फैक्ट भी बताएंगे, ठीक है। लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते होंगे, तो इस वजह से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक। दूसरा, जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर पहले तो कम होंगे, और जो होंगे भी तो उसमें से कुछ लोग अगर करप्शन वगैरह करते होंगे या फिर प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव पे काम करते होंगे, तब भी इस वजह से वहाँ पे चैलेंजेस होंगे। अब आ जाते हैं सरकार की, भाई सरकार ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, अस्पताल है नहीं, तो करेंगे क्या। अच्छा अस्पताल है, लेकिन उस अस्पताल में भाई मशीन नहीं है, तो किससे ट्रीटमेंट करोगे। मशीन भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन दवाइयाँ सस्ती नहीं है, तब भी भाई परेशानी है, ठीक। और भी आप कुछ लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक। अब इसी स्ट्रक्चर में आपने फ्रेम कर लिया, आपको जो टाइम का इशू आता है ना, वो यही है कि आपके दिमाग में एक कचरे की तरह कुछ भी सब कुछ भर रखा है। एक बैग देता हूँ मैं आपको खाली बड़ा सा, और कम से कम आपको 20 पेयर्स देता हूँ कपड़ों के, बोलता हूँ कि आप इसमें भर दो। तो एक ने क्या काम किया, उसको जैसे जैसे मैंने दिए वो फटाफट ऐसे ही भरते चला गया, ठीक है। उसने ना उसकी सही से लेयर बनाई, ना उस पर आयरन की, ऐसे ही रख दिया। अब दूसरा आदमी है, उसने क्या काम किया, प्रॉपर उस पर आयरन की, लेयर की, और लेयर करके बिल्कुल तरीके से कि व्हाइट कलर की पूरी एक लेयर बनाई, ब्लैक की एक है, ठीक है। और जो जो जिस जिस कलर के थे उसने 3-4 लेयर में उस बैग में आराम से रख दिए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे एक ब्लैक शर्ट चाहिए, तो दोनों बैग में दोनों के पास उतनी ही चीजें हैं, सब कपड़े वही हैं, सेम है, लेकिन कौन पहले निकाल के देगा, जिसने सही तरीके से लेयर की होगी। या फिर वो भी सही से निकाल सकता है जिसने ऐसे ही बस भर दिया कपड़े उसमें, लेकिन तुक्के से ब्लैक शर्ट ऊपर रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो और नेसेसरी चीज है मैं टाइम पे मांगूंगा, फटाफट फटाफट लाओ, ब्लैक दो, ग्रे दो, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें जानी चाहिए आपको। अब इंडिया के हेल्थ के कंटेक्स्ट में पूछे तो इंडिया में भी यही है भाई, तो बस इतना ही तो ध्यान रखना है। तो आप देखिए, स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, ये किस में जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में। पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल दे देना क्या है, कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 1 लाख जनसंख्या पर 0.8 अस्पताल बेड हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.1 है। समझ में आई बात। भाई इंडिया का कितना है नेशनल एवरेज, 1.1, ऐसे ड्रॉ कर देना चाहें तो आप इसे।
और उत्तराखंड में कितना है 0.8। ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपने, नेशनल एवरेज उत्तराखंड। तो देखने में भी बढ़िया लगा, मजा भी आ गया इसमें। अब चिकित्सा कर्मियों की कमी, जो WHO बोलता है कि प्रति 10,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए जनसंख्या पे। हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में 10,000 पे लगभग एक डॉक्टर नहीं है, एक में इसको क्या बोलेंगे 3/4 है, ठीक है। एक तरह से 3 क्वार्टर जोड़ दीजिए, लगभग इतना है। आप इसको लिख लेना, शायद मैं इसको आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ सोच के, ठीक है। अब स्वच्छता और पानी की समस्या, भाई ये पब्लिक में डाल दो, ठीक है, कि राज्य के 30% ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की कमी है, जिससे जल जनित बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ये डेटा आप याद रखना, आपको काम देगा ये, ठीक है ना। तो अगला, बीमारियों की वृद्धि। अब स्वास्थ्य, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है डेटा है कि डेंगू और मलेरिया की दर से वृद्धि देखी गई है। डेंगू के मामलों में 20% सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। आगे आपके पॉइंट, बस इतना ही लिखना है आपको, काम हो जाएगा आपका। फिर फटाफट दिमाग में सोचो कि अच्छा, डेटा आपको ऐसे याद रहेगा कि अच्छा जो लोग हैं, लोगों वाले में कौन सा जाएगा पॉइंट। अच्छा, हाइजीन वाला, हाइजीन मतलब 30% ग्रामीण क्षेत्रों में हाइजीन की कमी है या स्वच्छ पेयजल की। डेंगू के केसेस, मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट 20%, तो 30-20 ये हो गया आपको डेटा याद। बेड का डेटा याद रख लेना कि भाई होना चाहिए लगभग एक या उससे ज्यादा, मतलब नेशनल एवरेज इतना है, उत्तराखंड में इतना है। जनसंख्या 10,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पे एक पूरा डॉक्टर नहीं है। बस ये पॉइंट हुए। समस्या और समाधान क्या है, यही है कि भाई इनको बढ़ा दो। जैसे मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट की स्थापना करो, ये एक वैन है, देखिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, ये जाके सुविधा प्रदान करता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या है ना, कनेक्टिविटी की थोड़ी सी इशू रहती है, तो ये रूरल एरिया में, हिंटरलैंड में जाके, विलेज में जाके स्वास्थ्य फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा इनिशिएटिव है, इसको लिख सकते हो। जो चिकित्सकों की कमी थी उसकी भर्ती बढ़ाओ भाई, ठीक है। और क्या करोगे आप भाई, जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखो, है ना। जागरूकता फैलाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ मीडिया के थ्रू। जो आपकी स्कीम है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। ओके, बस इससे आप कंक्लूड कर देना। अब कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, इसको चाहे आप इंट्रो में लिखना है, कंक्लूजन में, मैं क्या बोल रहा हूँ आपने ऐसे लिखना है। कंक्लूजन में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर हेल्थ, अच्छा हेल्थ 3 वाला है अपना, आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि SDG 3 ये बोलता है हेल्थ के लिए, और उत्तराखंड भी इसमें आगे आने के लिए उसको ही करना होगा, ठीक। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि सर्वे संतु, इंग्लिश में भी आप इसको ऐसे ही लिखना, सर्वे संतु निरामया। कैसे, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे संतु निरामया, ब्रैकेट में लिख देना, यूनिवर्सल हेल्थ टू ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ टू ऑल कैन बी अचीव्ड थ्रू बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। However, Uttarakhand is facing this challenges and these are the solution and conclusion। कि भाई सर्वे संतु निरामय का जो अवधारणा है उसको पूरा करने के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे और ज्यादा बल देना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश उत्तराखंड में ये समस्या है, ये समाधान है, और SDG से कंक्लूड करके काम खत्म करो, ठीक है। तो पढ़ना कम है और उसको प्रोसेस ज्यादा करना है, ठीक है। लगभग वैसा सही क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन एजुकेशन का है, स्कूल एजुकेशन का उत्तराखंड में। बोला है कि पिछले 2 दशकों में ये उतनी वृद्धि इसमें नहीं हुई है। देखिए इस पे तो एक पूरा रिसर्च पेपर है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें है क्या, 1 सेकेंड। हेल्थ का डेटा कहाँ गया अपना, 1 सेकेंड यार, एक PDF थी, कहाँ गई। चलिए कोई नहीं, नहीं मिल रही तो फिर डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। फिलहाल अगेन वही, उत्तराखंड में पूछा गया है कि भाई पिछले दशक में, 2 दशकों में, मतलब 20 सालों में, मोटा मोटा जब से उत्तराखंड सेपरेट हुआ है ना, तब से उत्तराखंड में जो एजुकेशन है वो उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, ठीक है। एक तरह से डिक्लाइन हुई है, ये स्टैग्नेशन हुआ है, या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होना, ये भी एक तरह से इम्प्रूव नहीं होने का एक साइन है। अगेन एजुकेशन, स्टेक होल्डर सोचो आप कौन कौन है, सरकार है, गवर्नमेंट है,
बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं, शिक्षक हैं, और यहाँ पे एक और ऐड हो जाते हैं, कौन है? सोच के बताओ। बच्चों के माता-पिता, ठीक है? गार्जियन। ये 4 लोग हैं। यहाँ 4 इसको 1 सेकंड ऐसे इससे डिस्क्राइब करते हैं। ये 4 ध्रुव हैं। कौन है? ध्रुव राठी नहीं, ध्रुव। पहला, जो टीचर है, टीचर की क्या प्रॉब्लम है? इधर देखो, शिक्षकों की कमी है। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा में केवल 1500 में लगभग 1500 शिक्षकों की कमी है। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में ये कमी अधिक और गंभीर समस्या है, लगभग ऐसे समझ लेना। 1500 की अभी भी कमी है। उदाहरण लिखना, ये उदाहरण, पिथौरागढ़ जिले में कई स्कूलों में एक शिक्षक को एक से अधिक कक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। समझ में आई बात? अगला, आवश्यक संसाधनों की कमी। इसको आप कहाँ डालोगे? ये जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा आपका, उसी का ये पॉइंट है। क्या है? कि जो राष्ट्रीय सर्वे है, एजुकेशनल रिसोर्सेज के अनुसार उत्तराखंड में 30% प्राथमिक स्कूलों में पुस्तकें और खेल सामग्री की कमी है। मीन्स वहाँ पे बुक नहीं है, लाइब्रेरी भी कमी होगी, स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम है, तो एक तरह से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए उत्तरकाशी जिले के कई सरकारी स्कूल के बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त किताबें और जो एजुकेशनल कंटेंट है, सामग्री नहीं है, जिससे उसका पढ़ाई प्रभावित होती है। समझ में आई बात? अगला इन्होंने स्पेसिफिक दे दिया, भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भाई बिल्डिंग नहीं है। आंकड़ा यहाँ से लिखना, चंपावत जिले के कई स्कूलों में भवन जर्जर स्थिति में है, जिससे छात्रों को सुरक्षित सुविधाजनक वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो आपको समझ में आया क्या है कि भाई सरकार सरकार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, स्कूल, स्कूल के अंदर बुक्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, ये सब, उसी में टीचर, उसी में बच्चे, ऐसे आप लेयर बाय लेयर बनाते चलना, ठीक? छात्रों की उपस्थिति, तो ये जो स्टूडेंट वाली साइड थी ना, बच्चों वाली, ये बच्चों वाला पॉइंट हो गया। इसमें क्या है कि प्राथमिक स्कूलों में 15% छात्रों की उपस्थिति अनियमित है, इर्रेगुलर है, ठीक है? उदाहरण के लिए रुद्रप्रयाग जिले में कई बच्चे परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल छोड़ देते हैं और काम में लग जाते हैं। अब अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या? देखिए, दिमाग अपना एकदम खोल के रखना। ये डेटा आपने याद करना चाहिए, एकदम रटना चाहिए इसको। क्यों? अब अगर वो पूछने लगे कि पॉवर्टी, जो गरीबी है उत्तराखंड में, उसकी क्या कारण है? तो एक पॉइंट आपका ये भी आएगा कि गरीबी के कारण जो लोगों के पास पैसा नहीं है, उससे क्या है, उनकी स्कूलिंग सही नहीं हो पा रही है। और जब स्कूलिंग सही नहीं है तो उनको रोज़गार अच्छे नहीं मिलेंगे। जब रोज़गार अच्छे नहीं है तो उनके पास इनकम अच्छी कहाँ से होगी? इनकम नहीं होगी तो ये पॉवर्टी है, गरीबी है, यही तो गरीबी है। तो ये बात आपको समझ में आई? उदाहरण लिखना ये, क्या? रुद्रप्रयाग जिला। तो समझ में आई बात कैसे यूज़ करना है? बस एक चीज़ पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, प्रोसेस करो, लिख के आओ आराम से, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? नेक्स्ट 1 सेकंड किसी
उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, इसका कंटेंट देखते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। वैसे भी आपने देखिए काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जो प्रीलिम के लिए है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर वगैरह, कौन-सी चीज़ मीन्स कहाँ पे फ़ेमस है। पहले आप एक मोटा-मोटा जो आपको याद है कि भई ये देहरादून है, ये बासमती के लिए तो पहले से ही फ़ेमस है। बासमती सॉरी, बासमती ऑफ देहरादून ये ग्लोबली काफ़ी फ़ेमस है, ठीक। और जो जैसे कुमाऊँ की जलेबी वगैरह है ना? इधर जलेबी काफ़ी फ़ेमस है, बाल मिठाई फ़ेमस है। तो कुछ भी प्रोडक्ट हो ये मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ यहीं से लिखनी है। रुद्रप्रयाग वगैरह में, यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे हनी फ़ेमस है, हनी, ठीक है? जो खादी वगैरह ये भी काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आपके 3-4 पॉइंट हो गए। कुमाऊँ में फूड हो गया, हनी हुआ, बासमती हुआ, इधर नैनीताल में चाय वगैरह फ़ेमस है, ठीक है? उत्तरकाशी में भी ऐसे ही फ़ेमस है, पिथौरागढ़ में। तो जैसे झिंगोरा, है ना? ये सब चीज़ें। तो आपने प्रीलिम के लिए जो पढ़ा है, बस इनमें से आपको अगर नहीं आता तो इसमें से यूज़ करना, अदरवाइज़ जो आपने पढ़ा होगा, आप उसको यूज़ करना, डायग्राम पे ड्रॉ करना। मेन इस क्वेश्चन की डिमांड यही थी, इंट्रोडक्शन देना एक, कि भाई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का क्या रोल है। यहाँ पे एक मिठाई मतलब कोई भी लिखा हेडिंग, उसका एग्जाम्पल कहाँ पाई जाती है, दूसरा इसका एग्जाम्पल, फिर ऐसे ही तीसरा उसके एग्जाम्पल, और चौथा कंक्लूड कर देना कि इससे क्या है, जो स्टेट का लोकल प्रोडक्ट है उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, टूरिज्म भी अट्रैक्ट होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, और उत्तराखंड की इकोनॉमिक और जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चरल पावर है, वो भी बढ़ती है। बस आप लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी पूछा है 10वां क्वेश्चन है अपना, रीसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने लिए हैं जो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टेट, ठीक है। ये यूसीसी पे आ गया अपना, अच्छा। यूसीसी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है यहाँ पे, ओके। देखिए ये मैंने क्यों रखा है पहला, ये थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, इसको आप यहाँ से अरे एक्सचेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लोगे, एटलीस्ट क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको अब समझ में आएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का आप कुछ भी लिख लोगे, लेकिन आप अगर उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ की सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपको इसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। क्या स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी, ताकि इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप यहाँ से पॉइंट लिख पाए। अभी मैंने पूछ लिया इन्वेस्टमेंट पे, वो पूछ ले कि पोटेंशियल क्या है उत्तराखंड में, इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, तो फिर आप एकदम शौक हो जाओगे कि भाई लिखना क्या है, एग्रीकल्चर का लिखे, इंडस्ट्री का लिखे, क्या लिखे। तो भाई जो मेन पॉइंट है, पहले इनको समझो आप। इन्वेस्टमेंट तो आ ही जाएगी, चलिए पहले इसको समझना। जो ये पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट की साइड से लिया गया है, ठीक है। जो सी ए जी आर है, ये क्या होता है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर महीने क्या है ना, ये कुछ ग्रोथ के आंकड़े आते हैं, तो ऐसे 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 चलती है, तो एवरेज ले लेते हैं कि कितना है, 7.8%। 7.8%, तो जो कैगर है ये 7.8% है वहाँ के जीडीपी का, ठीक। कब से कब तक, फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2022 तक, तो लगभग इन 6 सालों का एवरेज डेटा इतना है, तो बढ़िया ग्रोथ रेट है। इस वजह से ये एक पोटेंशियल भी है, इन्वेस्टमेंट भी इस वजह से यहाँ पे आनी चाहिए। अगला, लो एंड ऑर्डर, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये पॉइंट आपका सबसे और लास्ट में आना चाहिए, अभी ये नहीं आना चाहिए, अभी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। जैसे आप इसको लिखो, नेचुरल पैराडाइज, यहाँ पे हिमालय है, हिल स्टेशन, वाइल्ड लाइफ पार्क, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ट्रैकिंग रूट्स हैं, नेचुरल ब्यूटी है, ये सब थोड़ी सी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा इसको स्पेशल बनाती है, जिसमें लगभग 35 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट एंड ओवर 0.15 मिलियन फॉरेन विजिटर यहाँ पे लगभग विजिट किए 2019 में। तो डेटा थोड़ा पुराना है, आप अभी भी एवरेज लिख सकते हो कि भाई लगभग 4 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जनरली, 4 या उससे ज़्यादा करोड़ ऐसे, ठीक है। तो ये एक
अच्छा पॉइंट निकला। अब देखिए आपको क्या है ना, ये ईयर से जो लोग कंफ्यूज होते हैं, डेटा याद नहीं रख पाते, तो एक आपने डेटा याद रखा कि अच्छा लगभग उस टाइम पे 35 मिलियन आए थे। 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़। तो अभी 4 करोड़ तो आते होंगे, और 4 करोड़ से ज्यादा कितने आते हैं, आपने लिख दिया 4 करोड़ से ज्यादा। तो अगर 5 करोड़ भी हुए वो भी 4 करोड़ से ज्यादा में आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखा। इंडस्ट्रियल हब है ना, ये तो है ही। 8,000 से प्लस एकड़ में वहां पे लगभग 2,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट है। आपको पता होना चाहिए, पता नहीं, याद रखना इसको। रिन्यूएबल एनर्जी का काफी पोटेंशियल है ना। इन सबको ऐसे आपने लिखना है। और एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है। उत्तराखंड हैज डबल्ड इट्स एक्सपोर्ट इन लास्ट 5 ईयर एंड रैंक फर्स्ट अमंग हिमालयन स्टेट इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा था 2021 वाले प्रीलिम में, यही क्वेश्चन पूछा था, क्या रैंकिंग है एक्सपोर्ट की। और अभी लास्ट ईयर नहीं, इसी साल एक पेपर हुआ था, पटवारी का था शायद, उसमें भी ये डेटा पूछा था। तो ये एक बढ़िया डेटा है उत्तराखंड के लिए, इसलिए आप इसको भी याद रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बढ़िया है, डेटा याद रख लेना। डेटा याद आए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एग्रो जियो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। यहाँ पे कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जैसे फ्लोरिकल्चर, फूल वगैरह, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ का लिटरेसी रेट 78% है ना। यहाँ की लगभग 61% से ज़्यादा पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है। मिनरल्स भी हैं। तो इससे क्या हुआ, आपने सारा डेटा याद किया, डेटा क्या पॉइंट याद किए, तो उस पॉइंट में जैसे आपको पॉइंट भी कैसे याद रखने हैं, इकोनॉमी के पॉइंट है ना। तो एक तो एग्रीकल्चर का डेटा, इंडस्ट्री का एक डेटा कि भाई 2,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट है। तीसरा सर्विस सेक्टर, सर्विस में क्या है, यहाँ पे भाई चलो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में आप याद रखना कि भाई 61% से ज़्यादा लोग यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखना कि यहाँ पे रोड की अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे आप ग्रोथ रेट देखना, ग्रोथ रेट कितनी है भाई, 7.5% से ज़्यादा चल रही है अभी भी, पिछले 6 साल से। तो इस तरह से आपने लिखा, बस एक पेज पे लिख लेना इसको। आप मल्टीपल, ये आलू है आपके लिए, कहीं भी यूज़ करना, क्योंकि उत्तराखंड स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको। प्लीज़ 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 इसको जरूर याद रखना, लिख लेना एक पेज पे कहीं पे, ठीक है। अब क्या सरकार ने किया है, तो भाई आईटीसी ने प्रपोज किया है इन्वेस्टमेंट कितना, 5,000 करोड़ का, एग्जाम्पल लिख देना। महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो इससे क्या होगा, वहाँ का इको टूरिज्म, जो टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ये सब बढ़ेगा। और देखिए जो हमारे सीएम साहब थे, इन्होंने रोड शो वगैरह किए थे लंदन में, सिंगापुर में, ताइवान, दुबई, अबू धाबी, यहाँ पे, ठीक है। ताकि, और हमारे इंडिया में भी किए, दिल्ली में, अहमदाबाद में, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ताकि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और टारगेट तो रखा था इन्होंने 2.5 लाख करोड़ का, आया इससे लगभग 1 लाख करोड़ ज़्यादा, ठीक है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह होती है इसके बाद, लेकिन इतना टारगेट था, ढाई, 3.5 आया। ये आपने ध्यान रखना है। एक पॉइंट और, मोदी जी ने, आपने देखा होगा एग्जांपल, जैसे मेक इन इंडिया चलता है, ऐसी वेड इन इंडिया दिया था, और बोला था कि उत्तराखंड में आपको आगे शादी करनी चाहिए, जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। उससे क्या होगा कि भाई बाहर जाके आप लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आते हो, अगर उत्तराखंड में कहीं करोगे, कि किसी रिजॉर्ट में किया आपने, सपोज मसूरी मसूरी में किया आपने, वहां पे आपने 1 करोड़ शादी में खर्च किए, तो वो 1 करोड़ शादी में क्या खर्च किया, भाई आपने वहां से फूल मंगाए होंगे, एक होटल बुक किया होगा, जो ढोल है वो सब किया होगा, है ना, ये सब चीज तो है, खाने पीने का अरेंजमेंट किया होगा, तो वो सब लोकल से ही तो लिया होगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपने 1 करोड़ रुपए वहां की इकोनॉमी में आपने हेल्प की। तो इसलिए वेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बोला गया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो आप ये जो पॉइंट्स इसमें पूछे गए हैं ना, क्या क्या रिसेंट इनिशिएटिव है, तो आप ये इनिशिएटिव लिख के थोड़ा लिख देना कि पोटेंशियल ये है, ठीक है, और हमें ये चीज करनी चाहिए। हो जाएगा इससे काम आपका, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा पूछा जाए चांसेस भी हैं, लेकिन आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि 100 वर्ड्स में लिखना है। 100 वर्ड्स कुछ नहीं होते भाई, एक पेज पे आ जाते हैं 100 वर्ड्स, ठीक है। तो कंटेंट में डरना मत कि लैग कर रहे हैं, आपके लिए सफिशिएंट होगा जितना मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। यूसीसी का फीचर्स वगैरह पूछ रहा है ना। तो चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। व्हाट आर द की फीचर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आ जाइए इधर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बढ़िया दबा के आपको कंटेंट है, आपने इसके लिए देखिए आपके पास कंटेंट होगा, मुझे पता है, ये लैक नहीं करोगे आप इसमें। तो जो की है,
मेन आपको इसकी चाबी ढूँढनी है कि भई है क्या? एप्लीकेबिलिटी कि भई किस पे अप्लाई होगा? तो जो रेज़िडेंट ऑफ उत्तराखंड है, उन पे अप्लाई होगा, 1 पॉइंट। दूसरा लिखना किन पे अप्लाई नहीं होगा तो ट्राइबल पे, जो पार्ट 10, 20, 21 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक? जो मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप है, उनके लिए क्या बोला गया है कि उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कराना, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है? और वो भी कब? 1 महीने के अंदर-अंदर, और जिन्होंने शादी की है, उन्हें 60 दिन के अंदर-अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लेकिन वही है, इंक्लूजन है तो एक्सक्लूजन भी है। किसका एक्सक्लूजन है? एलजीबीटी कम्युनिटी, आपको ज़रूरत नहीं है। जो कुछ बच्चे हैं ना, जिनको लीगली कुछ वर्डेबल मैरिज की वजह से या फिर लिव इन रिलेशन की वजह से उनको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और जैसे निकाह वगैरह है, निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, ये सब वहाँ पे बैन भी किया गया है। बाईगैमी, पॉलीगैमी सॉरी, ये बंद है। तो मेन क्या है, आपको अगर याद ना हो तो भाई पहले इन लोगों पे अप्लाई होगा, इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? ये चीज़ें बैन की गई हैं। तो एक एक दो दो पॉइंट लिख देना, आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है? अगला, अपने जो भी आर्ग्यूमेंट है, अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन आर्टिकल 44 से शुरू करना, जो लिखा गया है, एक लैंग्वेज एक लाइन में लिखी गई है कि स्टेट को ऐसे ऐसे करना है, स्टेट हैज़ टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द स्टेट, और ऐसे कुछ करके है अंडर आर्टिकल 44, लिख देना इसको, ठीक है? उसके बाद की फीचर्स लिख देना, कुछ आपको सब्सटेंशिएट करने हो पॉइंट कि हाँ भाई ये सही बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के केस कोट करना, शाहबानो का केस है, शर्ला मुदगल का केस है 1995 में, जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी अमंग रिलीजन की बात की गई है। तो इन दोनों से आपका काम हो जाएगा। और लेटेस्ट लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, पोलो कोठिनो, और ये छोड़ो यार, ये इतना टफ नाम ही कौन याद रखेगा इसको, है ना? छोड़ो इसको। आपको एंटी में पॉइंट लिखना हो कि नहीं भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो लॉ कमीशन का लिख देना। 2018 में उसने बोला था कि यूसीसी की अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, पॉजिटिव में या तो आप उसके फेवर में हो, अगेंस्ट में हो, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड ने ये लागू कर दी है, तो आपने पॉजिटिव भी रहना है, बोलना है कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा स्टेप है, बस। आर्ग्यूमेंट ये 4 है, इसके पक्ष में है कि इससे क्या होगा, जो आर्टिकल 44 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हमें करना है, वो हमने कर दिया, बात सही है। इससे सेक्युलरिज्म प्रमोट होगा कि अब सभी धर्मों के लिए एक जैसा लॉ है। इससे अब धर्म एक होंगे तो राष्ट्रीय एकता भी एक होगी। जेंडर के जो जस्टिस था भाई, वीमेन के लिए, एक्चुअली वीमेन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो उसके लिए भी सही है निकाह हलाला वगैरह। और जो पर्सनल होते हैं उसका कोडिफिकेशन हो गया है, वन से क्या होगा इसमें, ओके, ठीक है। अब इसके लिए अवेयरनेस करो, ग्रेजुअल प्रोसेस से आप इसको धीरे 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 ऐसे पास करते चलो। तो आप कंक्लूड कर देना किसी भी पॉइंट से। अब इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले मुझसे पूछेंगे, हिंदी में तो नहीं है, अरे भाई हिंदी में ही पॉइंट बोले हैं, आप आराम से लिख लोगे, इतनी आपको लैंग्वेज मुझे उम्मीद है आती है, ठीक है? चलिए।